इस बजट पर प्रधानमंत्री मोदी के दूरगामी विजन की या दूरगामी दृष्टि की सोच दिखाई देती है, क्योंकि अभी जैसा हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया कि इसमें सभी क्षेत्रों का ख्याल रखा गया है या रखने की कोशिश की गई है, चाहे किसान हो, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई, इन सब के बारे में सोचा गया है, इन सबको कुछ ना कुछ दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है उसके लिए 66% बजट को बढ़ा दिया गया है। ऐसे में क्या ये वोट का बजट होगा? प्रधानमंत्री जरूर बोलेंगे और अच्छा बोलेंगे बजट पर, लंबा बोलेंगे बजट पर। मैं लंबा ज़्यादा कहना चाहूँगा क्योंकि प्रधानमंत्री हर एक चीज़ की डिटेलिंग करते हैं और बजट के क्या क्या सेलिएंट फीचर्स हैं वो उनको जबानी याद होंगे। तो प्रधानमंत्री बजट पे क्या बोलेंगे ये हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले क्या ये बजट वोट दिलवा पाएगा? सर आपका क्या कहना है, क्या ये बजट वोट दिलवा पाएगा? मैं आपके पास आप सोच के रखिएगा, आप तो इकोनॉमिस्ट हैं तो जवाब जो है आप सोचेंगे उसमें इकोनॉमी भी होगा, लेकिन सबसे पहले आरती आप बताइए क्या वोट दिलवाने वाला बजट लगता है अगले साल? देखिए दीपक जी, मैं कहूँगी कि ये पॉपुलिस्ट बजट नहीं है। जो वोट बजट्स होते हैं उनमें बहुत सारी फ्री चीज़ें, फ्रीबीज जिनको कहते हैं, वो नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि आज की भारतीय जनता जो है वो समझदार है, वो फ्रीबीज नहीं चाहते। इनफैक्ट कई सारी स्टेट्स में जहां फ्रीबीज दिए जा रहे थे वहां लोगों ने कहा हमें मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए, हमें अपनी मेहनत की कमाई चाहिए और हम लोगों को फैसिलिटीज चाहिए। तो उसी का विजन जो प्राइम मिनिस्टर मोदी रखते हैं, आत्मनिर्भरता का विजन रखते हैं, वो दिख रहा है इस बजट में। हमें ये दिख रहा है कि प्राइम मिनिस्टर बहुत फोकस्ड है नई जॉब्स क्रिएट करने में, वो बहुत फोकस्ड है कि फिजिकल कंसोलिडेशन, जो मैं सुबह से बोल रही हूँ, फिजिकल डेफिसिट की जो मैं बात कर रही हूँ, वो चाहते हैं कि इंडियन इकॉनमी इतनी रोबस्ट हो, इतनी सॉलिड हो कि जितना पैसा हमारे पास है हम कहीं इतना, मतलब कई सारे कंट्रीज ने जो मुफ्त में अंधाधुन पैसे नोट छापे वो नहीं छापे। तो ये हमें लग रहा है कि जितना हमारी चादर है उसके हिसाब से पांव फैलाया जा रहा है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर को ये भी समझ आ रहा है कि आज की जो जनता है वो उनकी गुडविल, उनकी गुड इंटेंशन इस बजट के पीछे जो है कि फिजिकल हेल्थ, इकोनॉमिक कंसोलिडेशन, उस सब के लिए ये सारी इनिशिएटिव जो लिए हैं वो बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो कई सारे लोगों ने कहा कि एग्रीकल्चर के लिए नहीं है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट जो निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि वो 1 करोड़ फार्मर्स को असिस्टेंस देंगे नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। वो इन अ वे आप सोचिए कि एग्रीकल्चर जहाँ पे बहुत ज़्यादा अब ऑर्गेनिक रहा नहीं है, उसमें फर्टिलाइज़र, केमिकल्स वगैरह जाते हैं, उससे हटा के पूरे एक एग्रेरियन सोसाइटी को फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ले जाना, एक विजन जो है उसको फुलफिल कर रहा है और कहीं ना कहीं लोग इसको समर्थन देंगे। लोग समर्थन देंगे, यानी आरती का कहना है वोट मिलेगा। आपका क्या कहना है सर? वोट मिलेगा। और दूसरी बात मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूँ, खास तौर पर अगर हम बात करें मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, क्या उनको प्रधानमंत्री का इंटेंशन समझ आएगा? प्रधानमंत्री कई बार बोलते हैं कि भाई मैं तो गुजराती हूँ, धंधा जानता हूँ, समझता हूँ क्या करना है, आगे क्या करना है, और उनकी डिटेलिंग बहुत अच्छी है। मैंने आपसे ब्रेक से पहले कहा था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था अंत्योदय, तो ये बजट उसी की शायद प्रतिरूपी है। जहाँ तो हम एक बात कर रहे हैं कि एक्सप्रेसवे बनाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर में 10 लाख करोड़ का एलोकेशन है, 3.4% ऑफ द जीडीपी, ठीक है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने वोट के लिए तो पहले ही ऐसी स्कीम चला रखी हैं और उनको सस्टेन करना, जैसे 80 करोड़ लोगों को हम खाना दे रहे हैं मुफ्त राशन, तो ये वोट के लिए तो होता ही है, वेलफेयर तो है ही। तो अंत में जो लोग खड़े हैं, अंतिम पंक्ति में, वहाँ तक हम पहुँच रहे हैं। उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना, और सबसे अच्छी बात जो इस बजट में की है, जो छुपी हुई बात है, मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा हम एग्री स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है दीपक, वो लेस देन 15% रह गया अब। और यही सेक्टर था जो कोविड में चल रहा था, बाकी सब तो बंद था। एग्री पे डिपेंड करने वाले लोग 50% ज़्यादा है, यानी 50% आबादी उस पर डिपेंड करती है और जीडीपी में केवल 15% कंट्रीब्यूट कर रहा है। हमें वो वैल्यू एडिशन करनी पड़ेगी। वैल्यू एडिशन करने क्या किया, जैसे स्टार्टअप इंडिया शुरू हुआ, स्टार्टअप में आपको पता होगा कि हमारे पास 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न है, अब 80,000 स्टार्टअप है और बिलियंस में वैल्यू आ रही है। अगर हम एग्री स्टार्टअप्स के जरिए एग्रीकल्चर जो यूथ है उनको स्किल कर दें और वहाँ पे वैल्यू एडिशन कर दें प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के जरूर, और जैसे अभी मत्स्य के लिए, ब्लू इकोनॉमी के लिए काम कर रही है, डेयरी फार्मिंग काम कर रही है, और कोऑपरेटिव के लिए, देखिए कोऑपरेटिव के लिए नई रिजीम आई है, ये छुपी है जो बारीकियां बजट की मैं बता रहा हूँ आपको।
कोऑपरेटिव में मैडम ने कहा है कि अगर नई कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई मैन्युफैक्चरिंग शुरू करती है तो हम उसको कंसेशन रेट देंगे 15% का। और आपको पता होगा नया कोऑपरेटिव मंत्रालय बनाया था और अमित शाह जी के नेतृत्व में काम कर रही है। तो कोऑपरेटिव जो काम करेगी वो सारा का सारा काम करेगी गाँव में, एग्री सेक्टर में, जहाँ पर यूथ है, जहाँ पॉपुलेशन है। तो दोनों काम है अंत से उदय तक, यानी आप हाईवे में जा रहे हैं, गति शक्ति में जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं जो कि बूस्ट करेगा। एमएसएमई को आपने डेवलप किया और मिडिल क्लास के लिए तोहफा दे ही दिया। मैं आपके शब्द अंत्योदय को समझा देता हूँ। ये दीनदयाल उपाध्याय जी का दिया हुआ शब्द था और अंत्योदय की बात की थी, यानी समाज के जो आखिरी पंक्ति पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, सरकार उसको सुविधाएं दे, ये अंत्योदय का कॉन्सेप्ट है और बीजेपी इस पर काफी फोकस रखती है। क्यों मल्लिका? बिल्कुल, और हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं क्योंकि जी न्यूज पर ये विशेष कवरेज आप देख रहे हैं। बजट की पूरी ABCD सरल भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और अब सटीक विश्लेषण भी जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। वृंदा जागीरदार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वृंदा जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि वोट का बजट जी न्यूज ने इसे कहा था, आप क्या समझ रही हैं कि क्या वाकई वोट हासिल कर पाएंगे इस बजट के जरिए, क्योंकि जिस तरह का एक दौर इकोनॉमिक क्राइसिस पूरी दुनिया देख रही है, क्या भारत को ये बजट उबार सकता है, उस क्राइसिस से बचा सकता है? डेफिनेटली मैं वोट की तरफ से नहीं कहूँगी, लेकिन जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, जो लॉन्ग टर्म विजन है गवर्नमेंट का कि हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है और आत्मनिर्भर भारत बनना है और यूथ को जॉब्स देना है, यूथ को एंड वुमेन को एम्पावर करना है, इस दिशा में लास्ट 4 ईयर्स से गवर्नमेंट काम कर रही है, गवर्नमेंट के बजट में दिख रहा है और उसी दिशा में ये बजट एक कड़ी है। तो मैं इस कंटिन्यूटी को वेलकम करती हूँ। और दूसरी बात, सिर्फ ग्रोथ ही नहीं, जो ग्रोथ द मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स जो कहते हैं ना, जैसे फिस्कल डेफिसिट, इन्फ्लेशन, करंट अकाउंट डेफिसिट, इन सब के ऊपर भी नजर रखा है। तो कहीं किसी को सैक्रिफाइस करके ग्रोथ नहीं किया है, लेकिन ग्रोथ को एक सस्टेनेबल वे में लाया है। तो इसलिए ये दूसरी बात है जिसको भी मैं वेलकम करती हूँ। और हमारे जो सारे रेटिंग एजेंसीज है वो देखते हैं कि सिर्फ ग्रोथ ही नहीं, लेकिन ये जो पैरामीटर्स हैं, जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स है, ये कहाँ तक पूरे हुए हैं। तो इस पर भी ये बजट बहुत खरा उतरा है। और दूसरी बात, यहाँ पर सिर्फ कंजम्पशन ही नहीं, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट दोनों को इतना बूस्ट दिया है और क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को जो बूस्ट दिया है, उससे क्या होता है कि और इकोनॉमी में जो ग्रोथ फिलिप है, जो ग्रोथ मोमेंटम है, उसको और बढ़ावा मिलेगा। तो मैं तो आई रियली वेलकम दिस। ये बहुत ही जो मिडिल क्लास को और जो कंजम्पशन को जो राहत मिली है, उससे क्या होगा कि लोगों के हाथ में पैसा आएगा, दे विल बी एबल टू स्पेंड, दे विल बी विलिंग टू स्पेंड एंड दे विल बी एबल टू स्पेंड। सो इससे इकोनॉमी में जो रफ्तार है, जो मोमेंटम है, जो टेंशन, जो मोमेंटम बना हुआ है, इसको और भी बढ़ावा मिलेगा। और दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टमेंट है वो एक क्राउडिंग इन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट है, यानी गवर्नमेंट जो अपने इन्वेस्टमेंट से प्राइवेट सेक्टर को भी PPP मोड में या इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा के या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करके प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करती है। मुझे लगता है कि अभी देखिए प्राइवेट सेक्टर ने भी अपने बैलेंस शीट्स क्लीन किए हैं। जो ट्विन बैलेंस शीट का हमारा पहले प्रॉब्लम हुआ करता था वो नहीं है। और एक तो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज ने भी अपने बुक्स ठीक कर लिए हैं, डी लीवरेज जिसे कहते हैं, डी लीवरेज कर लिया है। और बैंक्स ने भी अपने बुक्स क्लीन कर लिए हैं। बैंक्स में लिक्विडिटी है, कैपिटल एडिक्वेसी है, एसेट क्वालिटी अच्छी है। तो इसलिए बैंक्स आर ऑल्सो विलिंग टू लेंड एंड कंपनीज आर ऑल्सो विलिंग टू बोरो। एंड इससे लगता है कि मुझे अभी हम नया जो केपेक्स साइकिल है उसमें हम बढ़ावा देखेंगे। और ये बजट केवल कुछ सेक्टर्स के लिए नहीं, ये तो ब्रॉड बेस्ड है, सब सेक्टर्स के लिए है। और जहाँ तक अभी एग्रीकल्चर की बात हुई थी, हमें सिर्फ एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बढ़ाना नहीं है, हमें प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाना है। तो उसके नज़र से जो एग्री स्टार्टअप्स हैं और जो हेल्थ के लिए जो फार्मर्स को एक्सटेंशन सपोर्ट मिल रहा है, जो फार्मर्स को एडवाइजरी सपोर्ट मिल रहा है, जो लॉन्ग डिस्टेंस से सपोर्ट मिल रहा है, उस सब से क्या होगा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बहुत चेंज, एग्रीकल्चर मार्केटिंग